प्रिय विद्यार्थियों, इस निहासीस आप प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा सहायक आचार्य संविदा, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हम इंग्लैंड के संविधान के अंतर्गत जो पहली इकाई का अंतिम बिंदु है विधि का शासन, जिसे अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन या कानून का शासन ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता रही है एवं जनता के कार्यों को सैकड़ों वर्षों से जो संपादित किया जा रहा है, मूल रूप से उनके पीछे जो मंतव्य है वह है वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और निरंकुश प्रभुता एवं स्वेच्छाचारता के लिए कोई भी किसी भी तरह की स्थिति न होने देना। वहाँ पर कानून का शासन है, प्रत्येक व्यक्ति कानून के अधीन है तथा न्यायपालिका स्वाधीन है। ये जो विधि का शासन कंसेप्ट है, इसकी अवधारणा की जो व्याख्या की है वह प्रमुख रूप से डायसी, एंसन, जेनिंग्स एवं फिलिप्स, ये विद्वान विचारक हमें ध्यान रखने होंगे। और इनमें भी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्याख्या की है उनका नाम है डायसी। ये इंग्लैंड के बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, विद्वान थे। संविधान की विधि नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी जो इसमें संबंधित व्याख्या है वो अपने आप में बहुत ही उच्च स्तरीय है। एक मानक के आधार पर उसको अगर देखते हैं हम तो सही व्याख्या एवं उसके तथ्य तक पहुंचती है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका पद या उसकी अवस्था, वह किसी भी स्थिति का हो, वो सब राज्य की जो सामान्य कानून है उसके अधीन है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान का मूल लक्षण है और उन्होंने इसमें 3 प्रकार के बिंदुओं की चर्चा की। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पहला है बिना अपराध के दंडित न किया जाना, अर्थात अपराध किया नहीं है, उसको दंडित किया जा रहा है। तो ये डायसी के अनुसार एक गलत तरीका है। वे बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित
न किया गया हो। दूसरा बिंदु है, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं, अर्थात कानून का जो दायरा है, कानून की जो आधिकारिक शक्ति है, उसके अंतर्गत सारे व्यक्ति छोटे से लेके बड़ा या मध्यम कार्य करेंगे, अपने जीवन को उन नियमों उपनियमों के आधार पर संचालित करेंगे। डायसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक सब व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी हैं जितना कोई अन्य नागरिक। अर्थात अकिंचन से लेकर प्रधानमंत्री तक, फ्रॉम द पॉपर टू द प्राइम मिनिस्टर, अर्थात जिसके पास कुछ नहीं है, अकिंचन है, उससे लेकर के और प्राइम मिनिस्टर तक के पद के धारण करने वाले हैं। तो एक लोअर से लेके हायर तक जो एक जीवन का मनुष्य का जीने का तरीका है, उसमें कोई भी नागरिक हो, उसके लिए जो कानून बनाए हैं उनके तहत ही जीवन यापन करेगा। केवल सम्राट ही इसका अपवाद है, क्योंकि प्राय यह कहा जाता है कि सम्राट कभी कोई गलती नहीं करता। सम्राट हमेशा मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। मंत्रीगण देश के सामान्य कानूनों के अधीन हैं। दूसरा बिंदु है, इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। अर्थात इंग्लैंड में हम देखते हैं कि संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालय द्वारा नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए। न्यायालयों के सामने समय समय पर ऐसे विवाद आए जिनमें प्रमुख मुद्दे ये थे। तो इस प्रकार से इन तीन बिंदुओं के आधार पर डायसी का जो रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन वाली प्रक्रिया का जो कंसेप्ट है, जेनिंग ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन इन बिंदुओं की जेनिंग ने भरपूर आलोचना भी की है और उस आलोचना में उन्होंने कई प्रकार के इस तरह से बिंदुओं को लिया है। क्योंकि जेनिंग डायसी की मान्यताओं का खंडन करने के पश्चात विधि के शासन के तीन अर्थ बताते हैं। पहला है संवैधानिक सरकार जो तानाशाही या निरंकुश व्यवस्था से सर्वथा अलग हो। ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है उसका स्वरूप लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी यह है कि ब्रिटेन में एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव होते रहते हैं तथा नागरिकों को सरकार की आलोचना करने एवं राजनीतिक दलों की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। फिर है कानून की समानता का प्रबल पक्ष लिया एवं बराबर वालों के लिए समान कानून होना अत्यावश्यक। जेनिंग ने बताया कि चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, प्रभावशाली हो, अकिंचन हो, कानून सबके लिए या बराबर वालों के लिए बराबर अवस्था है तो उनके लिए बराबर का कानून उपयोग में लेना या लागू किया जाए। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष तरह के कानून जरूर बनाए जा सकते हैं, परंतु
उस स्थिति में यह जरूरी है कि उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों। बच्चे हों, बाल अपराधी तथा विस्थापितों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। सरकार का प्रमुख कार्य सामाजिक व आर्थिक सुधार करना। कोई भी सरकार हो, लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रमुख जो कार्य है वो उस समाज का, उस राज्य का, उस राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार करना, उद्धार करना और उनमें निरंतर सर्वांगीण विकास की बात इन्हीं बिंदुओं के आधार पर करना एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकारों की सार्थकता तभी सफल होगी, सिद्ध होगी, जब वे आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था की ओर किसी राष्ट्र को या समाज को ले जाएं। क्योंकि सामाजिक और आर्थिक सुधार करने से एक लोक कल्याण की या समाजवाद की अवस्था का जन्म होता है। क्योंकि वर्तमान में स्थितियां, शासन करने की परिस्थितियां पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब निर्धनता, शिक्षा, रोग निवारण के लिए सरकार यदि विवेक अधिकारों का इस्तेमाल करे तो इन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। जबकि पूर्वावस्था में ऐसा था कि हस्तक्षेप नीति के अंतर्गत निर्धनता और रोग निवारण जैसी जो समस्याएं थीं उन पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं की जा सकती थी। व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की, और जब समाजवाद और लोक कल्याण की बात आती है तो उसमें हस्तक्षेपवाद के स्थान पर लोक कल्याण को हम देखते हैं। निरंकुशता की प्रभुता, स्वेच्छाचारता को कोई स्थान नहीं मिलता है। इंग्लैंड में कानून शासन होने से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रभाव रहता आया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश में जो रूल ऑफ लॉ है वो कानून का शासन, ब्रिटिश का संविधान अपने आप में विशेषता रखता है। फ्रांस या अन्य महाद्वीपों के समान ब्रिटिश में प्रशासनिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है। डायसी कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर कानूनी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट विहंगम दृष्टि से आपके समक्ष रहा और इस पर अन्य सामग्री को आप समेकित करके विभिन्न स्रोतों के माध्यम से और इसका बृहद रूप भी बना सकते हैं। हम अगले वीडियो व्याख्यान में दूसरी इकाई है उसको लेंगे, उसके बिंदुओं को देखेंगे, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी इकाई में जो प्रमुख राज्य व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। तो ये ध्यान रखना होगा अगले व्याख्यान के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।